दोस्तों मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का यूनिट 5 कविता। जो यूनिट 5 में जो है हमारा टॉपिक जो है दोस्तों, वो कविता है। और इसमें से हम 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेकर के आए हैं, वो माने कि पूरा सिलेबस का जो कविता है उस पर आधारित, जो जो भी कविताएं हैं उस पर आधारित, प्लस हर एक काल का, हर एक सेक्शन का जहां हमारी कविताएं रचना हुई है वहां से प्रश्न उठा के लाए हैं। दूसरी बात, जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं। और तीसरी बात जो है दोस्तों, वो इसमें से जो प्रश्न है ना, वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। सबसे सटीक बात ये है। अब चलते हैं मैं अपने पॉइंट पर। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न है ये PYQ और आने वाले दिसंबर 2025 के एग्जाम पर आधारित है। सबसे पहली बात जो है, आपको जो टाइप मिलेंगे, आपको जो सटीक प्रश्न मिलेंगे, वो बेहद ही आकर्षक प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि वो अधिकतर बार प्रश्न वो पूछे गए हैं। दोस्तों, आप इस क्लासेज को मिस नहीं कीजिए जब तक ये खत्म नहीं होती है। थोड़ी लंबी होंगी क्योंकि 100 प्रश्न है और मैं उसकी चर्चाएं पूरे सेक्शन में करूंगा, चाहे 1.5 घंटे हो, 2 घंटे हो, 10 मिनट की हो, जितनी भी लंबी होंगी क्लासेज आप सुनिए, इसको मिस नहीं कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण क्लासेज में से एक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए नीचे जो है, नीचे मैं पूरा यूजीसी नेट हिंदी साहित्य यूनिट 5 कविता 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमवार 100 से 100 तक नंबर सब सहित है। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य यूनिट 5 कविता 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाग 1, काल और प्रवृत्तियां, यानी काल और प्रवृत्तियों पर आधारित ये प्रश्न है जो यहाँ है। आपको हर सेक्शन में जो भी इसमें हैं आगे जो होंगे, उसमें हर एक सेक्शन में पॉइंट दिए गए हैं कि किस सेक्शन से कौन से प्रश्न है। मैं इसलिए वो टॉपिक लेकर के आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, और ये सटीक है, कोई ऑप्शन विप्शन में ही नहीं है, डायरेक्ट है। हिंदी कविता का प्रथम काल कौन सा माना गया है? सटीक, जो लॉजिक है, सबसे माने कि हल्के प्रश्नों को भी उठाया गया है और जो डिफिकल्ट प्रश्न है उसको भी उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविता का प्रथम काल कौन सा माना गया है? तो आदिकाल। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है एक ही है, वीर रस प्रधानता है। भक्ति काल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी थी? निर्गुण और सगुण धारा। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, आपको एक ही बताना है। तो निर्गुण भक्ति कवि के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास। सगुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो सूरदास और तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की किस भाषा में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखा वो किस भाषा में उसको लिखा? तो सबसे पहली बात है अवधी भाषा में। और उसके कांड कितने हैं, खंड कितने हैं, कौन से खंड में कौन से हैं? रामचरितमानस जो हमारा है सिलेबस में नेट पर आधारित है, उसको भी मैं व्याख्या के साथ पूरी क्लासेज को लेकर के आऊंगा। अगर आप कमेंट करें, बताएं हमें, तो जरूर मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं प्रश्न तैयार करता हूं खुद से और रिसर्च करके। एक एक प्रश्न को कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, मुझे उस चीज का थोड़ा टाइम लगता है, मैं उसको लेकर के आऊँ। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको इस पर आधारित कंटेंट चाहिए या नहीं। तो हो गया। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? सदुकड़ी। कबीर की जो भाषा है वो सदुकड़ी थी। मीरा की भक्ति किस रूप में मानी जाती है? साखी और पद रूप में प्रेम भक्ति। रीति काल का प्रमुख विषय क्या था? श्रृंगार और नायिका भाव। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये देखिए क्या है,
काल और प्रवृत्तियों पर आधारित है, यानी काल जो है जितने भी उन पर टॉपिक ये प्रश्न है, तो वहां से रिलेटेड प्रश्न कैसे होंगे, तो उन पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो इसलिए यहाँ कैसा है, नहीं है, क्या प्रवृत्तियां थी, कैसी थी, वो चीज यहाँ पूछे गए हैं। आप इनसे घबराइएगा नहीं। रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कौन है, तो आचार्य केशवदास दी हैं। बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है, तो बिहारी सतसई है, सत सही है, 700 ग्रंथ, ये 702 है इसमें, इसलिए सत सही है। रीतिकाल को कविता का स्वर्ण युग किसने कहा था, रीतिकाल को कविता का स्वर्ण युग किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है, आधुनिक काल, तो यानी 1850 ईस्वी के बाद, सीधी सटीक बात है कि 1850 ईस्वी के बाद हम मान सकते हैं क्या, कि आधुनिक काल। अब उसमें खंड वाइज है कि भारतेंदु काल है, फिर द्विवेदी काल है, फिर छायावाद है, फिर प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, फिर नई कविता है, फिर साठोत्तरी कविता है, फिर आज की कविता है, हाँ, तो फिर समकालीन कविता है। तो सब पर खंड वाइज है, किस पर क्या विशेषताएं हैं, कौन सी क्या है, नहीं है, उस पर भी मैं बताऊंगा आपको। आप कमेंट में पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं उस पर भी आधारित प्रश्न लेकर के आऊंगा। मुझे टॉपिक पर थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल का आरंभ किस कवि से माना जाता है, तो आधुनिक काल का आरंभ मैंने क्या कहा, भारतेंदु युग से, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके प्रवर्तक हैं। अब आते हैं दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट है दोस्तों, भाग 2 यानी छायावाद और आधुनिक कविता। छायावाद और आधुनिक कविता, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है, तो छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला है। छायावाद का प्रमुख भाव क्या है, आत्मानुभूति और रहस्यवाद है। छायावाद में प्रकृति का क्या स्वरूप मिलता है, सजीव और आत्मीय चिंतन किया गया है। सबसे पहले यही चीज है यहाँ कि सजीव चित्रों का यहाँ प्रयोग हुआ है, कि सटीकता जो सजीव चीज है उसी का यहाँ प्रयोग हुआ है, नो कि यहाँ बने बनाए हुए चीजों का। प्राकृतिक में। तो कामायनी किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद। पलायन नहीं संघर्ष है जीवन किस कवि का कथन है, यानी निराला का। महादेवी वर्मा की कविता में कौन सा भाव प्रमुख है, विरह और आध्यात्मिक है। महादेवी वर्मा की कविता में कौन सा भाव प्रमुख है, तो विरह और आध्यात्मिकता। सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य रूप के लिए प्रसिद्धि मिली, प्रकृति काव्य के लिए प्रसिद्धि मिली सुमित्रानंदन पंत। तो नंदन पंत यही तो है, इसका सटीक है, अर्थ ही नाम में है इसका, नंदन पंत। निर्वाण कविता किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत का। राम की शक्ति पूजा किसने लिखी, निराला। छायावाद के बाद कौन सी प्रवृत्ति आई, यानी छायावाद के बाद प्रयोगवाद आई। हाँ, भाग 3 प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय की प्रमुख कृति कौन सी है, हरी घास पर छनबर। बहुत मोस्ट रचना है बहुत। एक बार इस कविता को पढ़िएगा, आपको मोटिवेट जरूर आप होइएगा। इस कविता को अगर पढ़िएगा ना तो आप मोटिवेट जरूर होइएगा दोस्तों। अज्ञेय की प्रमुख कृति कौन सी है, तो हरी घास पर छनबर। नई कविता की विशेषता क्या है, तो व्यक्ति का यथार्थ और अनुभव है दोस्तों। नई कविता आंदोलन किस पत्रिका से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। दीनमान कविता से, दीनमान पत्रिका से रिलेटेड है दोस्तों। दीनमान पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, थोड़ी सी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दीनमान। तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों वो अज्ञेय है। तार सप्तक, तार सप्तक में कितने कवि थे, तो 7 कवि। इसमें भी आपको हम लॉजिक बताएंगे। आराम पीजी नेभा दूसरा है, आराम पीजी नेभा फर्स्टक सप्तक के कवि है, यानी प्रथम सप्तक के कवि है। द्वितीय सप्तक भी, तृतीयक भी हैं। तो कौन कौन से कवि है उस पर भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, कि प्रथम सप्तक में कवि कौन से सम्मिलित नहीं है, द्वितीय सप्तक में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है, तृतीय सप्तक में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है। तो उसके लिए मैं एक लॉजिक बताऊं। पहला वाला आपको बता दिया कि आराम पीजी नेभा जो भी है,
वो इसमें है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय, तार सप्तक का संपादन अज्ञेय हो गया। तार सप्तक में कितने 7 कवि। नवगीत आंदोलन का संबंध किस दशक से है, यानी 1950 ईस्वी के दशक से है। समकालीन कविता का प्रमुख स्वर क्या है, सामाजिक यथार्थ और राजनीतिक चेतना है दोस्तों। आम आदमी का कवि किसे कहा गया है, रघुवीर सहाय को। भूख कविता के कवि कौन है, त्रिलोचन है। कविता में भाषा का नया प्रयोग किस कवि ने किया, केदारनाथ सिंह ने किया। ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी कविता किसकी रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ सिंह की। भस्मासुर कविता के रचयिता कौन है, रघुवीर सहाय। अंधेरे में कविता संग्रह किसकी है, अज्ञेय। आप जो प्रश्न पढ़िएगा ना, तो वो लगभग सुने सुनाए हुए प्रश्न को पढ़िएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ जो प्रश्न है वो एक एक प्रश्न जो है आपको 2000 से 2025 का जो मार्च का एग्जाम अगर लीजिएगा, तब तक के प्रश्न जो भी पूछे गए हैं उनमें से मेन जो है उसको उठा करके इसमें लाया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में 61, अंधेरे में कविता किसकी है, किसका संग्रह है, सॉरी, अंधेरे में कविता संग्रह किसका, अज्ञेय है। अंधेरे में एक कविता है मुक्तिबोध का। जन कवि के रूप में प्रसिद्धि कौन है, नागार्जुन। भाग 4, स्त्रीवादी और दलित और जनवादी कविता पर आधारित कविता है। तो हिंदी में स्त्रीवादी कविता की शुरुआत किस दशक में हुई, यानी 1970 ईस्वी के दशक में। स्त्रीवादी कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है, स्त्री की आकस्मिक और स्वतंत्रता का माने कि उस पर विषय है। दलित कविता का मुख्य स्वर क्या है, शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध। शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध था दलित कविता का मुख्य विषय। इसके बाद है मुक्ति बोध किस प्रवृत्ति से जुड़े हैं, मुक्ति बोध जो है वो किस प्रवृत्ति से जुड़े हैं, प्रयोगवाद और नई कविता। अंधेरे में कविता का मुख्य विषय क्या है, समाज में अंधकार और चेतना की खोज। जनवादी कविता में क्या प्रमुख है, समाज की संघर्षशील चेतना। चक्की कविता के माध्यम से किसने श्रम का महत्व बताया है, नागार्जुन ने। स्त्रीवादी कविताओं में कौन सी कवियत्री अग्रणी है, कुसुम कुमार अग्रवाल, इसी को बोला जाता है। ममता कालिया भी इसी में आती हैं। स्त्रीवादी कविताओं में कौन सी कवियत्री अग्रणी हैं, कुसुम कुमार अग्रवाल, ममता कालिया। तो ये सब अग्रणी है स्त्रीवादी कविताओं पर रचित रचनाएं जो है, इन पर अधिक रचनाएं इन्होंने किया है। दलित कविता के कवि कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाड़े, लिम्बाड़े ये मराठा है, इसीलिए वह ड़ का प्रयोग हुआ है यहाँ। तू किसी रेल से गुजरती है कविता किसकी है, तो गुलजार की। गुलजार बॉलीवुड के वो लेखक हैं, जाने माने। तू किसी रेल से गुजरती है किसकी कविता है, गुलजार की। इसके बाद भाग 5, काव्यशास्त्र और सिद्धांत के प्रवर्तक पर आधारित प्रश्न है, काव्यशास्त्र के से रिलेटेड। तो उसमें भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चीज है यहाँ। रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आचार्य भरत मुनि है। रस को आनंद का स्वरूप या रूप किसने कहा, अभिनव गुप्त ने। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आनंद वर्धन है दोस्तों, आनंद वर्धन। ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि का मतलब है आवाज, तो वही आनंद, आवाज में आनंद है, तो वो ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक तो हो गया कौन, आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कुंतक। औचकत्व का सिद्धांत किससे जुड़ा है, केशवदास से। अलंकार का अर्थ क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुण। काव्य की आत्मा किसे कहा गया, रस को। पाश्चात्य साहित्य में कैथारसिस सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को कैसे परिभाषित किया, कविता भावनाओं का सहज और स्वाभाविक प्रभाव है। कविता जो है वो भावनाओं का सहज और स्वाभाविक प्रवाह है। विलियम वर्ड्सवर्थ 59 नंबर जो इसमें लिखा हुआ, और बाकी जो क्रम संख्या 67 में जो है वो चीज मैं बात कर रहा हूँ। टी.एस. इलियट का काव्य सिद्धांत क्या कहलाता है, निष्प्रमाण, यानी किसी चीज को वो निष्पक्ष नहीं मानते हैं। और वो उसका एक अलग चीज है, आप उसको पढ़िएगा। एक आता है उसका पुस्तक पाश्चात्य काव्य चिंतन या पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विषय पर आधारित चिंतन। दो मुख्य पुस्तक है मेरे पास। पाश्चात्य काव्य चिंतन है एक पुस्तक, मैंने उस पर आधारित सबको पढ़ा है, और उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या समय है, क्या प्रमुख है, उसको भी मैं एक नोट बनाया हूँ खुद से उस पुस्तक से, अरस्तु। इसके बाद आता है भाग 6 में प्रमुख कवि और रचनाएं।
तो ये जो प्रश्न है, आपको ऊपर में जो भी प्रश्न पूछे गए काव्य शास्त्र रिलेटेड, तो उसमें ऐसा है दोस्तों कि उसमें सबसे ज्यादा बार, जो सबसे अधिक बार और जो सबसे मोस्ट है, उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। नो कि उस टॉपिक पर मैं 50 प्रश्न लेकर के आऊं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कुल 100 ही प्रश्न है और हर एक टॉपिक को उठाना है, तो हर एक टॉपिक में क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उसी को उठा के लाया हूँ। आगे बढ़ते हैं। भाग 6 में प्रमुख कवि और रचनाएं, तो इसको भी देखिए, इसको भी माने कि इसमें लिखा गया है नंबर में। मैं 69 का बात कर रहा हूँ। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधि। सूरसागर किस काल की रचना है? भक्ति काल की। साखी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो साखी ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो कबीर है। पदावली का संबंध किस कवियत्री से है? मीराबाई से है। पदावली का संबंध जो है वो मीराबाई से है दोस्तों। रसखान किसके भक्त कवि थे? श्री कृष्ण के। रामचंद्रिका किसकी रचना है? आचार्य केशवदास की रचना है वो रामचंद्रिका। सतसई में कुल कितने दोहे हैं? लगभग 700 दोहे हैं सतसई बिहारी। और एक कवि है जिसका सतसई है। तो उस नाम पर है उसकी सतसई। इसके बाद रामचंद्रिका में किस रस की प्रधानता है? तो भक्ति रस। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है। काव्य की आत्मा जो है वो रस है, यानी आप कविताओं को पढ़ते हैं और उसमें अगर रस ही नहीं मिले, आनंद ही नहीं मिले, तो फिर क्या है वो? तो वही चीज है। काव्य की आत्मा क्या है? रस है। साकेत किस कवि की प्रमुख रचना है? मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए आगे मिल गया, राष्ट्र कवि। भारत भारती 1912 ईस्वी में रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? कबीर है, दादू है, हरिदास है, ये सब है प्रमुख। इसके बाद दोहा चंद की सर्वाधिक प्रसिद्धि किस काल में हुई? रीतिकाल में हुई। दोहा चंद की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो दोहा, सोरठा, छंद बिंद जो है वो सब ये रीतिकाल में हुआ। इसके बाद पद्माकर किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रूपांतर किसने किया? जयशंकर प्रसाद। अब दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। कालिदास की 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो एक तो है, दो आप प्रश्न जो है वो हमारा कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। और नहीं तो आप कमेंट में जो भी बताएं मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कामायनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। कौन से है? जैसे चिंता है, आशा है, चिंता, आशा, श्रद्धा, ईडा। चिंता, आशा, श्रद्धा, ईडा। वो थोड़ा क्रम से है, उसको याद कीजिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, कर्म, ईडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, संघर्ष, आनंद, ऐसे ही कुछ है। लेकिन चिंता, आशा, चिंता से स्टार्टिंग, चिंता। मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। हर चीज को थोड़ा जब तक नहीं देखूं तो कैसे बताऊं? मैं एक बार देख लूंगा तो उसके बाद आपको बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा, कुछ ऐसे ही है। इसको कंफर्म नहीं मैं, लेकिन चिंता से आशा स्टार्टिंग मनु सर। तो देखिए कामायनी का नायक कौन है? मनु यानी मन। गुंजन कविता संग्रह किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। दीप शिखा कविता संग्रह किस कवियत्री की है? को तो महादेवी वर्मा की कवियत्री जो है उनकी है ये। भाग 7 में नई कविता और प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न है। तार सप्तक के 7 कवि कौन है? तो देखिए अज्ञेय है, धर्मवीर भारती है, गिरिजा कुमार माथुर है, शमशेर बहादुर सिंह है, नरेश मेहता है, केदारनाथ अग्रवाल है और भारत भूषण है। दोस्तों आराम पीजी नेभा जो मैं बताया था, तो देखिए इसमें नाम मिल जाएगा आपको, आराम पीजी नेभा। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो वर्ष 1951 में। तीसरा सप्तक, तो तीसरा सप्तक 1959 में। नई कविता आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यक्ति के भीतरी अनुभवों को अभिव्यक्ति देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछे जाते हैं। आपको सुमेलित करने में वो सब चीज देंगे, आपको सिर्फ टिक लगाना है। और ऐसे ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न देने लगे हैं आजकल कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यही चीज है कि आज जानते हुए भी आप गलती कर रहे हैं। क्यों? एक प्रश्न को तैयार करने के लिए, उसका लॉजिक को तैयार करने के लिए वो 10 बड़े बड़े अधिकारी को रखते हैं। तब एक प्रश्न को पास करने के लिए हजारों लाख, देखते हैं ना, 4 लाख 5 लाख आवेदन पड़ते हैं, उसमें कितने पास होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख। तो समझिए कितना माने कि कट ऑफ जाता है, कितना डिफिकल्ट है। क्यों? क्यों? उसका कारण क्या है? तो कारण यही है कि एक प्रश्न को डिफिकल्ट बनाने के लिए 10 अधिकारी को बैठाया जाता है। उसको किस तरीके से इसमें हम गिरा सकें। जैसे बॉलिंग जो करता है, तो बैट्समैन को कौन सा वो गेंद नहीं खेल पाता है, उसी हिसाब से उस गेंद को कराया जाता है। तो वही चीज है, हम एग्जाम देने वाले एक हैं, लेकिन इस प्रश्न
सटीक जो बनता है उसको बनाने वाले कितने अधिकारी हैं, बहुत कोई। तब जाकर के एक प्रश्न पेपर तैयार होता है, उसमें हम देते हैं तब ना पास करते हैं। तो आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नई 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 कविता आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यक्ति के भीतरी अनुभवों को अभिव्यक्ति देना। इसी पर मैं बातें किया। आगे बढ़ता हूँ। प्रयोगवाद में कविता का केंद्र क्या था? व्यक्ति और उसकी अंतः चेतना। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद में कविता का केंद्र क्या था? व्यक्ति और उसकी अंतः चेतना। मुक्ति बोध की कविता में क्या प्रमुख है? तो बौद्धिक ईमानदारी और आत्मसंघर्ष है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध वही। क्या है उसकी? बौद्धिक ईमानदारी और आत्मसंघर्ष। अंधेरे में कविता में कवि किस चीज की खोज करता है? आत्मचेतना और प्रकाश का। इसमें अंधेरे में कविता अगर है तो 61 में है इसी का, माथुर का, गिरिजा कुमार माथुर। त्रिलोचन किस काव्य प्रवृत्ति से जुड़े हैं? नई कविता और जनवादी चेतना से। रघुवीर सहाय की कविताओं में किसका विरोध झलकता है? राजनीतिक पाखंड का झलक मिलता है दोस्तों। किसका? त्रिलोचन का। बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, त्रिलोचन में। रघुवीर सहाय की कविता में किसका विरोध झलकता है? राजनीतिक पाखंड का। नागार्जुन की कविताओं का प्रमुख स्वर क्या रहा है? जन संघर्ष और किसान जीवन। जन संघर्ष और किसान जीवन। भूख और मनुष्यता कविताएं किसकी है? त्रिलोचन का। भूख और मनुष्यता कविताएं किसकी है? त्रिलोचन की। बचपन कविता के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। संध्या के बाद किस कवि का संग्रह है? धर्मवीर भारती का। नए इलाके में कविता संग्रह किसका है? केदारनाथ सिंह का। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आप समझिएगा कि क्यों मैं लेकर के आया हूं। तो सुमेलित करने में यही सब उठा के दिए हैं, इसीलिए मैं लेकर के आया हूं। जब तक आप जानिएगा नहीं तो बनाइएगा कैसे? तो ये बढ़ता हूँ। नए इलाके में कविता संग्रह किसका? केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह की रचना है। नए इलाके में रचना का केंद्रीय विषय क्या है? बदलते समाज में मनुष्य की तलाश। कि बदल रहा है समाज, उसमें मनुष्य क्या तलाश कर रहा है? संस्मरण कविता में कवि किस भाव को व्यक्त करता है? स्मृति और समय का संबंध। पानी की भाषा कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह की। बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। पानी की कविता नेट पे मारिएगा ना, सर्च आ जाएगा, ज्यादा बड़ी लंबी नहीं है, देखिएगा। इतिहास से चेतना कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। जन कवि की संज्ञा किसने दी? किसने दी? नागार्जुन ने। समकालीन कविता का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था दोस्तों? समकालीन कविता का मुख्य उद्देश्य क्या रहता? जीवन के यथार्थ, संघर्ष और संवेदना को व्यक्त करना। तो दोस्तों इस प्रकार हम यूनिट 5 के कविता के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे कर लिए हैं। इनमें से लगभग 60 से 70 प्रश्न सीधे या परिवर्तित रूप में यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं इसलिए यहाँ लिख लिया हूँ ताकि आप लिखे हुए चीजों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बोले हुए चीजों को ध्यान नहीं दिए। ध्यान कैसे दीजिएगा आप जानते हैं? मैं 2 तरीका बताता हूँ। आप वीडियो को मोबाइल में ब्राइटनेस बढ़ा करके सामने में रख दीजिए, क्वालिटी बढ़ा करके। पहले एक बार सुनिए कि क्या बोला जा रहा है, देखिए, सुनने के साथ साथ देखिए, जैसे फिल्म को देखते हैं। दूसरी बात, आप क्वालिटी घटा लीजिए, ईयरफोन लगा करके कान में सुनिए, पहले सुने हुए चीजों को याद रखिएगा। तीसरी तरीका क्या है? जब 2 क्लासेज आप देख लीजिएगा एक ही बार को, माने एक क्लासेज को 2 बार देख लीजिए, फिर तीसरी बार आप रखिए और बुक और पेन लीजिए, आप सिर्फ माथा नीचे झुका के रखिएगा और सुनते हुए लिखिएगा। सुनते हुए लिखिएगा तो आपका माथा में वो बैठेगा, यानी सर में बैठेगा वो। और जब बैठ जाएगा ना तो आप उसको भूलिएगा नहीं। यही तरीका है, इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग भी याद किए थे, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। आज का क्लासेस आप सभी दोस्तों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा। उससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं। आपके द्वारा दिए गए विचार को, इस क्लासेज को हम समझते हैं कि कैसा कंटेंट हम दे पाए आप सभी दोस्तों को, तो उस पर हमें मोटिवेट होने का मौका मिलता है। और आपकी क्या मांग है, डिमांड है, वो हमें कमेंट में बताइए। मैं अवश्य उस पर क्लासेज लेकर के आऊंगा। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा, हम मोटिवेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, और एक पॉइंट बताने वाले हैं आपको, यही कि
आप अगर कमेंट में हमें कोई क्लासेज को लाने के लिए बोलिएगा तो मैं उसको फर्स्ट लेकर के आऊँगा। अगर हम क्लासेज को लेकर के आएँगे तो आपके एग्ज़ाम पर आधारित जो इम्पोर्टेंट जो रहेंगे ना, उसी को लेकर के आएँगे। बस आज का क्लासेज मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।